वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हम शेयर इशू फॉर एसेट्स, जो अभी तक हमने आपसे डिस्कस नहीं किया था। बाकी सारी बातें शेयर पे हम कवर कर चुके थे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी की पढ़ाई खूब अच्छी चल रही होगी और आपकी पढ़ाई में कॉमर्स एकेडमी के ये वीडियोज आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे। जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है डियर, आप लोग कमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते चलें, बताते चलें, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम अभी तक वीडियो से नहीं सॉल्व हो पाई है उसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियोज बनाकर वो प्रॉब्लम्स मैं आपकी सॉल्व कर दूँ। अकाउंट के चैप्टर में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। सो प्रैक्टिस करते रहिए। आज का टॉपिक है इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश कंसिडरेशन। इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश कंसिडरेशन आज का टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब आपने मेरे साथ बेसिक पढ़ा था तो बेसिक में मैंने ये आपको बताया कि कंपनी अपना शेयर किस पर्पस से इशू करती है। सर, कंपनी के शेयर इशू करने के दो पर्पज हैं। या तो कंपनी अपना शेयर एसेट्स के लिए, कैश के लिए इशू करेगी, या तो अदर देन कैश के लिए करेगी। तो मैं आइए इस पर थोड़ा सा आपको डिटेल भी बताता हूँ ताकि आपको बात और अच्छे से समझ आए। बेसिक में ये पार्ट हमने आपको बताया कि कंपनी जब स्टार्ट होती है तो कंपनी को ऑपरेट करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसी फंड को क्या कहा जाता है सर? कैपिटल कहा जाता है। कैपिटल को जब छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड करते हैं तो वही छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। तो कंपनी की जो कैपिटल है उसी कैपिटल को जब सर हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वही कैपिटल का छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है सर? शेयर कहलाता है। शेयर इशू कौन करता है सर? ये शेयर इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा। कंपनी शेयर किसे इशू करती है? तो सर कंपनी अपना शेयर इशू करती है किसको? पब्लिक को करती है। पब्लिक कंपनी का शेयर क्यों परचेज करती सर? क्योंकि पब्लिक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। क्या करना चाहती है सर? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के बदले में कंपनी को क्या मिलता है? कहते हैं सर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बदले में पब्लिक को रिटर्न मिलता है। रिटर्न का मतलब प्रॉफिट मिलता है, जिसे हम यहाँ पर डिविडेंड कहते हैं। तो इसलिए पब्लिक अपना पैसा कंपनी के अंदर लगाना चाहती है। कंपनी अपना शेयर पब्लिक को क्यों बेचना चाहती है? ताकि कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा फंड आ जाएं और उसी फंड की हेल्प से कंपनी अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सके। नो प्रॉब्लम सर, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको इशू ऑफ शेयर पढ़ाया था। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर में हमने क्या आपसे कहा कि कंपनी अपना शेयर इशू करती है किसके लिए? या तो कंपनी शेयर इशू करेगी फॉर कैश पर्पज, या तो कंपनी अपना शेयर इशू करेगी अदर देन कैश कंसिडरेशन। अदर देन कैश कंसिडरेशन, यही टॉपिक आज हम आपको बताने चल रहे हैं, यही टॉपिक हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ 2 मार्क्स पे क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है, एंट्री आपसे पूछ ली जाती है। लॉन्ग में क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, जब भी बनेगा शॉर्ट में क्वेश्चन बनेगा, MCQ से बनेगा। शेयर और डिवेंचर दोनों टॉपिक में यहाँ का क्वेश्चन कॉमन है, ये टॉपिक कॉमन है, इसलिए इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि क्वेश्चन करने में आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा जी सर, फॉर कैश हम लोगों ने सर डिटेल में पढ़ा। हालांकि चलिए हम आपको और भी डिटेल बता देते हैं कि और क्या बताया था। हमने कहा था कि फॉर कैश में भी आपका 2 डिवीजन था। क्या क्या था डिवीजन सर? पहला डिवीजन था कि या तो कंपनी अपना शेयर किस मेथड से इशू करेगी सर? या तो कंपनी अपना शेयर लमसम मेथड से इशू करेगी, या तो कंपनी अपना शेयर इंस्टॉलमेंट मेथड से इशू करेगी। इंस्टॉलमेंट का मतलब कंपनी अपना पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल के फॉर्म में मंगाएगी। लमसम का मतलब फेस वैल्यू को एक बार में ही मंगा लिया जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लमसम मेथड। सेम कहानी अदर देन कैश कंसिडरेशन में। अदर देन कैश कंसिडरेशन में डियर यही बात आपसे कही गई क्या कि या तो कंपनी अपना पैसा लमसम मंगाएगी, या तो कंपनी अपना पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगाएगी। किससे मंगाएगी? पब्लिक से सर। 2 ऑप्शन कंपनी के पास हैं, या तो लमसम मेथड, या तो कौन सा मेथड? इंस्टॉलमेंट मेथड। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। लमसम का मतलब है कि फेस वैल्यू एक बार में ही मंगा लिया जाएगा। एक क्वेश्चन करके आज मैं आपको दिखाऊंगा भी कि लमसम मेथड से हम कैसे क्वेश्चन करते हैं और इसका क्या मतलब होता है।
और जब कंपनी अपने फेस वैल्यू को अलग अलग पार्ट में मंगाती है, कौन से वो पार्ट है? कंपनी कहती है कि सर आप मुझे पैसा एप्लीकेशन पे दे देना, कुछ पैसा एप्लीकेशन के बाद आप हमें अलॉटमेंट पे दे देना, अलॉटमेंट के बाद सर कुछ पैसा आप मुझे कॉल पर दे देना। तो ये आपके लिए इंस्टॉलमेंट कहलाता है। इसमें फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल भी आपको पढ़ने को मिला। आपने मेरे साथ प्रीवियस लेक्चर कवर भी किए, जहां पर इन पर डिटेल हमने क्वेश्चंस कराए और सारी बातें हमने आपको डिटेल में पढ़ाई। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है, याद आ रहा है सारी बातें। आगे चलते हैं। चाहे आपका ये लमसम मेथड हो, चाहे आपका इंस्टॉलमेंट मेथड हो, दोनों में से कोई भी मेथड आपका हो, इन दोनों मेथड में आप या तो अपना शेयर इशू एट पार करोगे या तो इशू एट क्या करोगे? प्रीमियम करोगे। अच्छा जी सर, या तो इशू एट क्या होगा? पार होगा, या तो इशू एट प्रीमियम होगा। लमसम में भी दो ऑप्शन है, या तो शेयर एट पार इशू किया जाएगा या तो शेयर एट प्रीमियम इशू किया जाएगा। या तो एट पार या तो एट प्रीमियम। सेम इंस्टॉलमेंट में भी वही कहानी। क्या सर? इंस्टॉलमेंट में भी या तो हम शेयर एट पार इशू करते हैं या तो हम अपना शेयर एट प्रीमियम इशू करेंगे। नो प्रॉब्लम सर। एट पार का मतलब क्या होता है? जब कंपनी फेस वैल्यू पे अपना शेयर इशू करती है तो उसे हम बोलते हैं एट पार। जब अपना कंपनी शेयर फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर इशू करती है उसे हम बोलते हैं एट प्रीमियम। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमने आपको कराया। आज का टॉपिक हमारा है अदर देन कैश कंसिडरेशन। ये टॉपिक आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। बाकी सारी बातें हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो बाकी सभी बातों के बारे में हम आज कोई चर्चा नहीं करेंगे। आज जो कुछ भी इस क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे वो किस पे करेंगे? अदर देन कैश कंसिडरेशन पे चर्चा करेंगे, और आपको सारी बातें अदर देन कैश कंसिडरेशन की समझ में भी आएगी। बस आप मेरे साथ सुनते चलिए। सर, अदर देन कैश कंसिडरेशन का मतलब क्या है? कि कंपनी शेयर इशू करेगी लेकिन कंपनी को इसके बदले में कैश नहीं मिलेगा। सर, ये सिचुएशन कब बनती है? ये सिचुएशन डियर तब बनती है जब कंपनी स्टार्ट कर रही है अपना बिजनेस और कंपनी को बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बहुत सारी एसेट्स की रिक्वायरमेंट है। जब बिल्डिंग या कोई भी एसेट्स कंपनी परचेज करने जाती है, कंपनी के पास कैश नहीं है लिक्विड फॉर्म में, तो कंपनी अपने वेंडर से कहती है कि सर आप मुझे ये एसेट्स दे दो, बदले में आप मेरे कंपनी का शेयर आप ले लो। तो जो वेंडर होता है, सामान बेचने वाला होता है, वो कहता है कि आपके शेयर का लेने से हमें क्या फ़ायदा होगा? तो हमारी कंपनी कहती है कि सर मेरे शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है पर शेयर। अगर आप मुझे 50 लाख की बिल्डिंग मुझे देते हैं या 50 लाख की मशीनरी आप मेरी कंपनी को सेल करते हैं, तो मेरी कंपनी आपको 5 लाख के शेयर आपको दे देगी। तो 5 लाख के शेयर कौन दे रहा है? कंपनी एट द रेट 10 ईच, यानी 5 लाख के शेयर 10 ईच। एक शेयर की वैल्यू है 10, 5 लाख शेयर कंपनी दे रही है किसको? वेंडर को। तो 5 लाख इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा? 50 लाख। कंपनी कहती है कि सर हमको मार्केट में शेयर इशू नहीं करना पड़ेगा, या तो हमारे पास ऑप्शन है, अगर आप कहते हो कि नहीं हमें कैश चाहिए, हमें शेयर नहीं चाहिए, तो हम अपना शेयर मार्केट में इशू करेंगे। जो कैश आएगा उस कैश से हम आपकी बिल्डिंग खरीदेंगे, बदले में हम आपको पेमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी कंपनी का शेयर भी मिल जाए, आपकी प्रॉपर्टी भी बिक जाए और आप प्रॉफिट भी कमाएं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मेरी कंपनी का शेयर ले सकते हैं। यानी जब कंपनी मार्केट में किसी एसेट्स को एक्वायर करती है या किसी बिजनेस को परचेज करती है, तो बिजनेस को परचेज करने की वजह से कंपनी को जो कुछ भी प्रॉफिट होता है, कंपनी बिजनेस को परचेज करने की वजह से कंपनी जो पेमेंट करती है, जब वो पेमेंट कैश के फॉर्म में ना करके उसके बदले में शेयर इशू करके अपना पेमेंट कंप्लीट करती है, उसी को हम इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश कंसिडरेशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी की कैपिटल तो बढ़ेगी लेकिन कंपनी में कैश नहीं आएगा, कैश की जगह कोई दूसरा एसेट्स आएगा, इसलिए अदर देन कैश कंसिडरेशन इसे कहा जाता है। अच्छा जी सर, एग्जाम्पल के में हमने आपको बताया, एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल आप मेरे साथ देखें, एबीसी लिमिटेड। अब एक चीज़ और इसमें डिटेल करा देते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल एक साथ करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया, इसमें क्या वैरायटी आपको मिलेगी? या तो इशू एट पार या तो इशू एट प्रीमियम। इशू एट पार या तो इशू एट प्रीमियम। इशू एट प्रीमियम।
कंपनी के पास दो ही ऑप्शन है, चाहे वो कैश के लिए शेयर इशू करे, चाहे वो काइंड के लिए शेयर इशू करे। लेकिन जब अपने शेयर को इशू करेगी कंपनी, तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो शेयर एट पार पे इशू करेगी, या तो वो अपना शेयर एट प्रीमियम पे इशू करेगी। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं। जब वो पार पे इशू करती है तो क्या एंट्री करती है इशू करने की? सर पहले तो आप जब कोई चीज़ एसेट्स खरीदोगे तो पहली एंट्री आपको उस बात की करनी पड़ेगी। तो पहली एंट्री होती है फॉर purchase of assets, purchase of assets on credit। एंट्री नंबर फर्स्ट क्या एंट्री करेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स रियल अकाउंट का पार्ट होता है, रियल अकाउंट कहता है एसेट्स आ रही है उसको डेबिट किया जाए। टू क्या लिखते हैं हम? वेंडर अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। जब वेंडर को हमारी कंपनी शेयर इशू कर देती है और एट पार पे इशू करती है तो क्या एंट्री करती है? तो एंट्री नंबर टू करती है फॉर इशू ऑफ शेयर एट पार। एट पार पे जब शेयर इशू करती है एंट्री बनती है वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। सर अगर हम एट प्रीमियम पे परचेज कर रहे हैं, सॉरी हमने कोई एसेट्स परचेज किया लेकिन उसके लिए हमने इशू किया शेयर अपना प्रीमियम पर, तो जब प्रीमियम पर इशू करोगे तो परचेज की एंट्री तो सेम रहेगी। सेम यही एंट्री आपको यहाँ करना पड़ेगा। परचेज करते समय क्या करना पड़ेगा? सर डेबिट वाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर। एसेट्स को डेबिट करेंगे, जो भी एसेट्स खरीद रहे होंगे, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, जो एसेट्स खरीदेंगे उसको डेबिट करेंगे। और जो वेंडर होगा जिससे हम एसेट्स खरीद रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे सर? क्रेडिट कर देंगे। अच्छा जी सर, और एंट्री ये सेम हो जाएगी। और जब शेयर इशू करेंगे तो सर क्या होगा? शेयर इशू करने पर हमारी एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्या बनेगा सर? शेयर कैपिटल अकाउंट। और टू बन जाएगा SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या बनेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, ये एंट्री हम कर लेंगे। इसका मतलब जो एंट्री आपने एट पार पे किया था प्रीमियम के टाइम पर, केवल आपको यहाँ प्रीमियम ऐड कर देना है। वैल्यू कैसे आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे? तो नंबर ऑफ शेयर ले लेना, कितने शेयर आप इशू कर रहे हो, और नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ प्रीमियम कर देना, रेट ऑफ SPR कर देना, आपको यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी। इनकी वैल्यू कैसे मिलेगी? नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू आप ले लेना, यहाँ पर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। वेंडर की वैल्यू तो आपको मिल ही जाएगी। क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ आएगा। ABC लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 1, ABC लिमिटेड परचेज्ड फर्नीचर for rupees 5 लाख। ठीक है, for this purpose company issued equity share at the rate 10 each per share। पास नेसेसरी जनरल एंट्री। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आप नेसेसरी जनरल एंट्री पास करें। पास नेसेसरी जनरल एंट्री। अच्छा जी सर, क्या करेंगे हम एंट्री में? क्या परचेज किया जा रहा है? फर्नीचर। किससे परचेज किया जा रहा है? तो सर यहाँ पर नाम पार्टी का नहीं दिया है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में कहा गया होता कि परचेज फ्रॉम XYZ लिमिटेड, तो हम वेंडर का नाम क्या लिख लेते? XYZ लिमिटेड। सर कर ही देते हैं, वेंडर का नाम लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। परचेज फर्नीचर
फ्रॉम XYZ लिमिटेड। तो XYZ लिमिटेड यहाँ पे क्या बन गया सर? वेंडर बन गया, फर्नीचर बेचने वाला। ओके सर, नो प्रॉब्लम। पहली एंट्री सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो सॉल्यूशन की एंट्री नंबर फर्स्ट क्या बनेगी? पहली एंट्री तो होगी सर एसेट्स परचेज करने की। एसेट्स में क्या परचेज कर रहे हैं? फर्नीचर। तो लिखा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम लिखेंगे? किससे खरीदा? XYZ लिमिटेड अकाउंट। कितने का फर्नीचर खरीदा सर? क्वेश्चन में था सर कि हमने फर्नीचर खरीदा है 5 लाख का, तो 5 लाख फर्नीचर खरीदने की एंट्री होगी। अगर हम इसका कैश में पेमेंट हमारी कंपनी कर रही होती तो अगली एंट्री क्या होती? वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन हम यहाँ पर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर? इशू कर रहे हैं क्या? इशू इक्विटी शेयर फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर को परचेज करने के पर्पज से हमारी कंपनी कैश में पेमेंट नहीं कर रही है, हमारी कंपनी उसके लिए शेयर इशू कर रही है। अच्छा जी सर, जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो क्या एंट्री बनेगी? XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेगी? शेयर कैपिटल। शेयर में यहां कंपनी में आपको क्वेश्चन में नाम दिया है, तो टू क्या लिखेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितना लिखेंगे? 5 लाख। 5 लाख एट पार में तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है, टू बैंक की जगह टू शेयर कैपिटल हो जाएगा, बाकी कहीं पर कोई चेंज नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर ये परचेज की एंट्री, ये आपके शेयर के इशू करने की। तो अदर देन कैश में जब एट पार होता है तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। नरेशन में आप दिखा देंगे फॉर द फर्नीचर कंपनी इशूड 50,000 शेयर at the rate 10 each। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। चलें आगे। जी सर चलिए। अब यहाँ पर हम इसी पॉइंट को नरेशन में हम दिखा देंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताते हैं और क्या आपको कैसा क्वेश्चन मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन रहेगा X लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम Y लिमिटेड। X लिमिटेड ने क्या परचेज किया? मशीनरी परचेज किया। किससे परचेज किया? Y लिमिटेड से परचेज किया। कितने में परचेज किया? फॉर ₹1,50,000। ₹30,000 पेड इमीडिएटली, पेड बाय कैश या पेड बाय चेक भी आपको क्वेश्चन में बता सकता है। फॉर द बैलेंस कंपनी इशूड 'इक्विटी शेयर at the rate 10 each with 20% प्रीमियम। ये क्वेश्चन की पूरी कहानी है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन जब तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। क्या लिखा है क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन में लिखा है कि XYZ लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है जिसने परचेज किया है मशीनरी। X लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है सर जिसने मशीनरी परचेज किया है। मशीनरी किससे परचेज किया है सर? X लिमिटेड ने अपनी मशीनरी परचेज किया है फ्रॉम Y लिमिटेड से। ठीक है सर। कितने में परचेज किया है सर? 1,50,000 की मशीनरी परचेज की गई है। ओके सर। ₹30,000 पेड बाई कैश। कहते हैं सर उसमें से 30,000 का पेमेंट कैश में कर दिया गया है। 30,000 का पेमेंट आपका कैश में किया गया है। एंड फॉर द बैलेंस कंपनी इशूड इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच विथ 20% प्रीमियम।
कितने शेयर इशू किए गए इसके बारे में क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो कितने नंबर ऑफ शेयर यहां पर इशू किए जा रहे हैं, क्या इसकी कोई चर्चा है सर? कोई चर्चा नहीं है कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। सर हमें निकालना पड़ेगा, हाँ जी आपको निकालना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए गए, क्योंकि जब तक आपके पास नंबर ऑफ शेयर नहीं होगा तब तक आप एसपीआर की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। प्रीमियम में नंबर ऑफ शेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक नंबर ऑफ शेयर आपको नहीं पता होगा तब तक आप एसपीआर की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। भी मैं आपको दिखाता भी हूं क्वेश्चन, जैसे मैं यहां पे करूं तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, पहली एंट्री किस बात की करेंगे? तो सर पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा सर बैंक अकाउंट कब से डेबिट होने लगा? यहां तो हम मशीनरी खरीद रहे हैं, तो क्या एंट्री करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने से? 1,50,000। ओके सर। टू कैश अकाउंट, टू किससे खरीद रहे हैं सर? वाई लिमिटेड से। टू वाई लिमिटेड अकाउंट। कितने का हमने कैश पेमेंट कर दिया सर? 30,000। अभी कितना पेमेंट करना बाकी है सर? 1,20,000 पेमेंट करना बाकी है। कोई डाउट, कोई दिक्कत? कुछ भी नहीं सर, अभी तक आप क्लास 11 की ही बात तो बता रहे हैं, इसमें 12th की बात आपने बताई कहाँ पर? 12th की कोई भी बात आपने अभी तक बताई ही नहीं। एसेट्स खरीदने की एंट्री आपने की, डेबिट वार्ड कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। यहाँ पे कैश क्रेडिट दोनों था, तो जितना कैश था उसके लिए टू कैश लिखा, जो पेमेंट हम नहीं कर पाए उसके लिए हमने क्रेडिटर का नाम लिख दिया। ओके सर, नो डाउट। अगली एंट्री है शेयर इशू करने की। जब आप शेयर इशू करने जाओगे तो क्या एंट्री करोगे? वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट लिखोगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। टू एसपीआर लिखोगे। हाँ सर, टू एसपीआर भी लिखना पड़ेगा। यहां तो हम 1,20,000 लिख देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ कि कैपिटल में कितना अमाउंट लिखें और एसपीआर में कितना अमाउंट लिखें? सर इसके लिए आपको नंबर ऑफ शेयर पता होने चाहिए। जब तक आपको नंबर ऑफ शेयर नहीं पता होगा तब तक आप एसपीआर का अमाउंट निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया कि प्रीमियम आपका 20% है, तो 10 का 20% प्रीमियम, यानी हम क्वेश्चन में 2 प्रीमियम जानते हैं। बट नंबर ऑफ शेयर जब तक ना पता हो तब तक ना हम कैपिटल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ना तो हम प्रीमियम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सर नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं? तो आइए हम आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना सिखा देते हैं। नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू टोटल अमाउंट पेबल, यानी जितना पैसा आपको पे करना है, माइनस अमाउंट पेड इन कैश और चेक। कैश या चेक से आपने जितना भी पेमेंट कर रखा है, कैश या चेक से आपने जितना भी पेमेंट कर रखा है उस अमाउंट को आपको क्या करना है? माइनस करना है। अच्छा सर, फिर क्या करना है? जो आएगा उसे हम बोलते हैं बैलेंस पेमेंट। मैं फॉर्मूला और अच्छे से करेक्ट कर देता हूं। नंबर ऑफ शेयर आपको चाहिए, नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू बैलेंस पेमेंट अपॉन इशूड प्राइस। बहुत आसान फॉर्मूला आपके लिए बना रहा हूं। सर बैलेंस पेमेंट कैसे निकलेगा? बैलेंस पेमेंट के बारे में कुछ बताइए। तो बैलेंस पेमेंट आप कैसे निकालोगे? बैलेंस पेमेंट इक्वल टू क्या होगा सर? इशूड प्राइस, सॉरी टोटल अमाउंट पेबल, यानी जितना पैसा आपको पे करना है, क्योंकि आप परचेज कर रहे हो, सेल तो करोगे नहीं, परचेज की ही कहानी यहां पर आपको मिलेगी, माइनस पेमेंट इन
पेमेंट इन कैश या बैंक, जैसा आपसे क्वेश्चन कहे कि कैश में पेमेंट करना है कि बैंक में पेमेंट करना है, जैसे आपसे क्वेश्चन कहे कैश या बैंक का अमाउंट आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बैलेंस पेमेंट। सर इशूड प्राइस कैसे मिलेगा, इशूड प्राइस आपको मिलेगा, इशूड प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का रेट, ये आपके लिए क्या बन जाएगा, इशूड प्राइस। एट पार में ये कहानी आपको नहीं करनी होती क्योंकि एट पार में प्रीमियम का कोई केस नहीं होता है, तो वहां पर नंबर ऑफ शेयर निकालना बहुत आसान है, रेट से डिवाइड कर दो, जो अमाउंट आएगा वही आपका नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखिए क्या था सर, पिछले क्वेश्चन में था कि 5 लाख हम लोगों ने एंट्री की थी 5 लाख की, तो 5 लाख डिवाइड बाई 10 के शेयर थे तो 50,000 का शेयर आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात आएगी तो वहां पर आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे, जब तक आप नंबर ऑफ शेयर नहीं निकालेंगे तब तक आपका क्वेश्चन करेक्ट नहीं हो पाएगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। अच्छा जी सर, तो फेस वैल्यू प्लस SPR करेंगे तो कौन सी प्राइस आ जाएगी, आपकी इशूड प्राइस आ जाएगी। फिर क्या करेंगे सर, फिर हम इसी जो हमारा बैलेंस पेमेंट आया होगा, इसी बैलेंस पेमेंट में से इशूड प्राइस को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर। चलिए इस क्वेश्चन में रखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग क्या निकाल दें, बैलेंस पेमेंट निकालें, तो बैलेंस पेमेंट कैसे निकलेगा सर, बैलेंस पेमेंट के लिए हम लिखेंगे टोटल अमाउंट पेबल। टोटल अमाउंट कितना पेबल है सर, 1,50,000 माइनस कितना कैश में पे कर दिया गया 30,000, तो बैलेंस ड्यूज कितना बचा, ₹1,20,000 का ड्यूज अभी भी कंपनी के पास है, इतना पैसा कंपनी को देना है। ये कंपनी के लिए कौन सा पेमेंट कहलाएगा, बैलेंस पेमेंट। इशूड प्राइस क्या कहलाएगा सर, इशूड प्राइस का फॉर्मूला आपने अभी अभी बताया कि इशूड प्राइस का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू प्लस क्या होता है सर, SPR। तो क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितनी है, 10 है सर, SPR कितना है, 2 है सर, तो इसका मतलब ₹12 पर शेयर क्या हो जाएगा सर, ₹12 पर शेयर, ये आपका इशूड प्राइस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, फॉर्मूले पे वैल्यू रखते चले गए। अब हमें नंबर ऑफ शेयर चाहिए तो निकाल देते हैं नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू, डिबेंचर में ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू बैलेंस पेमेंट अपॉन इशूड प्राइस, बैलेंस पेमेंट अपॉन इशूड प्राइस। अच्छा जी सर, बैलेंस पेमेंट अपॉन इशूड प्राइस करेंगे। बैलेंस पेमेंट कितना है सर क्वेश्चन में, 1,20,000। इशूड प्राइस कितना है सर, 12। तो इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ शेयर कितने हुए, 10,000 शेयर हो गए सर, हमारे 10,000 शेयर हमारे हो गए। किसके सर, इतने ही नंबर ऑफ शेयर हमारे क्वेश्चन में मिलेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। अब नंबर ऑफ शेयर मिल गया, अब क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो सर यहाँ पे लिखा 10,000 शेयर इंटू 10, इस पे फेस वैल्यू पे जाता है, और 10,000 शेयर इंटू 2, तो आप देखिए आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। कितना सर, इनका आएगा 1 लाख, इनका आ जाएगा आपका 20,000। नोट कर लीजिए, और यही कैलकुलेशन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन यही है कि जब क्वेश्चन में आपको प्रीमियम की बात कहेगा और नंबर ऑफ शेयर आपको नहीं बोलेगा, आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। साथ में क्वेश्चन में ये भी कहेगा कुछ पेमेंट कैश में हुआ है या चेक में हुआ है। कैश में पेमेंट हुआ है तो 2 कैश कर दो, बैंक में पेमेंट हुआ है तो 2 बैंक कर दो। इसकी अलग अलग एंट्री भी हो सकती है, मशीनरी टू कैश अलग, मशीनरी टू वाई लिमिटेड अलग। बट एग्जाम में टाइम को क्यों किल करना, जब टाइम हमारी कंबाइंड एंट्री से हमारा काम चल रहा है तो हम अपना टाइम बचाने का प्रयास करेंगे। ओके, साथ में ये जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करोगे डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, आप हमेशा जनरल एंट्री के फॉर्मेट में क्वेश्चन करना, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये वर्किंग नोट का पार्ट है, वर्किंग नोट में ये आपको बनाना पड़ेगा। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2,
साथ में मैंने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ शेयर निकालने का बुक में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया है, केवल मैंने आपको समझाने के लिए आपके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला तैयार किया है ताकि आप क्वेश्चन पे, किसी क्वेश्चन में आप इसे अप्लाई करें तो आपका आंसर 100% आएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। इसका शॉर्टकट तरीका भी है, अभी हम आपको थोड़ी देर में सिखाएंगे, शॉर्टकट तरीका भी हम आपको सिखाते हैं। साथ में अगला क्या है, नंबर ऑफ शेयर, बैलेंस पेमेंट अपॉन इशूड प्राइस। इशूड बैलेंस पेमेंट कैसे निकालते हैं सर, टोटल अमाउंट पेबल जितने का खरीदा था यानी 1,50,000 माइनस जितना हमने पे कर दिया वही कहलाता है टोटल अमाउंट पेबल। टोटल अमाउंट पेबल का मतलब जितना हमें पे करना था, तो टोटल अमाउंट पेबल माइनस पेमेंट इन कैश, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, बैलेंस पेमेंट। इशूड प्राइस क्या कहलाता है सर, यहाँ डिस्काउंट की कोई बात शेयर में होगी नहीं, तो एट पार एट प्रीमियम, पार पे तो फेस वैल्यू ही हमारा, फेस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एट पार बोलते हैं। प्रीमियम के केस में हमारा इशूड प्राइस जो होता है फेस वैल्यू प्लस एसपीआर। अगर ये एट पार होता तो इशूड प्राइस आपकी फेस वैल्यू के इक्वल होती, जो आपकी फेस वैल्यू होती वही आपकी इशूड प्राइस होती, बट प्रीमियम है तो फेस वैल्यू प्लस एसपीआर आपके लिए कौन सी प्राइस बन जाएगी, इशूड प्राइस बन जाएगी। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। फिर हमने आपसे क्या कहा, इसी क्वेश्चन पे वैल्यू हमने कहा रखकर आइए सॉल्व करते हैं कि नंबर ऑफ शेयर कितने आपके आएंगे। तो बैलेंस पेमेंट निकाला हमने, फॉर्मूला रखा टोटल अमाउंट पेबल माइनस पेमेंट इन कैश। 1,50,000 का परचेज किया था, 30,000 हमने पे कर दिया तो बैलेंस बचा 1,20,000। इशूड प्राइस निकाला तो 10 + 2 12 आया। फॉर्मूले पे रखा नंबर ऑफ शेयर अपॉन इशूड प्राइस, तो 1,20,000 डिवाइड बाई 12, 10,000 शेयर आया। जैसे ही 10,000 शेयर आया वैसे ही मैंने एंट्री में अमाउंट अब तुरंत फिल करा कि 10,000 × 2 एसपीआर में हो जाएगा 20, 10,000 × 10 कैपिटल में चला जाएगा आपका कितना, 1 लाख। एनी डाउट, नो डाउट सर। कहीं कोई डाउट आपके माइंड में बन रहा है तो जरूर पूछें। अब बात करते हैं अदर देन कैश कंसिडरेशन में वैरायटी की। आपको कभी कभी बिजनेस परचेज करने की बात करेगा, क्वेश्चन में आपसे क्या कहेगा, मैं केस बना के कर देता हूं। केस 1 जो आपने पढ़ा वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा सर, उसमें आपने 2 बातें बता दी। तो केस 1 एट पार आपने बता दिया, केस 1 एट पार। केस 2 क्या बता दिया हमने, केस 2 में एट प्रीमियम, एट प्रीमियम हमने बता दिया आपको। हाँ सर। अब केस 3 हम आपको बताने चल रहे हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में व्हेन assets and liabilities given in the question, and purchase consideration जिसको हम पीसी बोलते हैं, गिवन इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। तो हम केस नंबर 3 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, जैसे क्या मिलेगा कि एक एबीसी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, एबीसी लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर ₹15 लाख। इसी को बोलते हैं पीसी, परचेज कंसिडरेशन। कितने में बिजनेस खरीदा वही पीसी कहलाता है, परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। तो कितने में खरीदा सर इन्होंने, 15 लाख में बिजनेस खरीदा। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज given as follows. For this purpose company issued
कंपनी इशूड, कितना इशू कर रही है? इक्विटी, कंपनी इशूड इक्विटी शेयर एट द रेट $10 each with ₹5 प्रीमियम, विद ₹5 प्रीमियम। ये आपकी तीसरी वैरायटी हो गई। ओके सर, क्वेश्चन में आपसे क्या बताया गया? क्वेश्चन में आपसे बताया गया कि सर क्वेश्चन के प्रैक्टिकल से आपको समझाने का प्रयास करें। केस नंबर 3, व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटी गिवन इन द क्वेश्चन एंड परचेज कंसिडरेशन गिवन इन द क्वेश्चन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आप कितने रुपए में किसी बिजनेस को परचेज कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, इसी को परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। अच्छा जी सर, यहाँ पर आपसे कहा गया कि ABC लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, वो बिजनेस परचेज कर रही किसका? XYZ लिमिटेड का। कितने में परचेज कर रही है? 15 लाख का। एसेट्स एंड लायबिलिटी गिवन एज फॉलोज, अभी आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी बताई जाएंगी और आपसे क्वेश्चन में कहा रहा है इस पर्पज के लिए कंपनी जो है, इस डील को कंफर्म करने के लिए कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है। कितने वाले? एट द रेट 10 ईच विद ₹15 प्रीमियम वाले। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सुनेंगे एसेट्स में क्या क्या है आपके पास। तो एसेट्स में है सर एसेट्स मैंने यहां पर लिखा, यहां पर मैंने लायबिलिटीज लिख दिया। लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक साथ ही लिख देते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा एसेट्स है और कौन सी लायबिलिटी है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग। दूसरा प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है। तीसरा फर्नीचर है। चौथा स्टॉक है। और क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि क्रेडिटर है। क्या है? क्रेडिटर है क्वेश्चन में। कितना क्रेडिटर है सर? लैंड एंड बिल्डिंग आपका क्वेश्चन में है 4 लाख का, ये आपका 3 लाख का। फर्नीचर आपका है सर 1 लाख का। स्टॉक सर आपका है क्वेश्चन में 2 लाख का। क्रेडिटर आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं 3 लाख के। ये इंफॉर्मेशन है आपके क्वेश्चन में। साथ में क्वेश्चन को और इंपॉर्टेंट बना देते हैं ताकि इसी में अगला पॉइंट भी क्लियर कर दें। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है विद ₹2 प्रीमियम, विद ₹2 प्रीमियम आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। पीसी कितना था क्वेश्चन में सर? तो सर क्वेश्चन में पीसी है 15 लाख। और क्वेश्चन में एक बात और आपसे कहा गया है, क्या? जो मैं अभी आपको कराने चल रहा हूं। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है वेट, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ₹3 लाख, यहां पे मैं क्वेश्चन ऐड कर देता हूं। फॉर दिस पर्पज ₹3 लाख पेड इन कैश, पेड इन कैश 3 लाख के बजाय मैं यहां पर 4 लाख कर दे रहा हूं। 4 लाख पेड इन कैश एंड फॉर द बैलेंस कंपनी issued equity share at the rate 10 each with ₹1 प्रीमियम। अब जाकर आपका क्वेश्चन ये फिट हुआ जिसमें सारी बातें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो सर यहाँ जो आपने ऊपर प्रीमियम के बारे में बात कहा था, इस पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं।
क्योंकि अब ये पॉइंट हमें स्किप करना ही पड़ेगा। फॉर दिस पर्पज जो यहाँ से लिखा है इसको हमने नीचे ऐड कर दिया है, तो अब इसको हम यहाँ से स्किप कर देते हैं। आप भी कर दीजिएगा, अगर आपने पहले लिखा है आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ लिया जाए। हाँ सर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका केस नंबर 3, व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटी गिवन इन द क्वेश्चन एंड परचेज कंसिडरेशन गिवन इन द क्वेश्चन। साथ में क्वेश्चन में आपको पीसी दिया हो। मैंने क्वेश्चन में आपको क्या बताया कि एबीसी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो बिजनेस परचेज करी किसका, XYZ लिमिटेड का। फॉर दिस पर्पज 15 लाख का बिजनेस परचेज किया जा रहा है। एसेट्स एंड लायबिलिटी गिवन एज फॉलोज। आपको क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटी आपको दी गई है। लैंड एंड बिल्डिंग आपका 4 लाख का है, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख का है, फर्नीचर आपका 1 लाख का है, स्टॉक आपके क्वेश्चन में कितने का है, 2 लाख का है। क्रेडिटर क्वेश्चन में आपको 3 लाख का बताया गया है। फॉर दिस पर्पज ₹4 लाख पेड इन कैश। कहते हैं इस पर्पज के लिए कंपनी ने 4 लाख कैश में पेमेंट कर रहा है। बाकी बैलेंस पेमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, इक्विटी शेयर के थ्रू किया जा रहा है। और इक्विटी शेयर कितने वाले हैं, 10 ईच वाले विद ₹1 प्रीमियम। आपसे क्वेश्चन कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नेसेसरी जनरल एंट्री पास करके आप बताइए। कर लेते हैं पास। इसमें एंट्री पास करने में क्या दिक्कत है सर? सबसे पहली एंट्री क्या होती है इसमें? सबसे पहली एंट्री डियर ये है कि जितनी एसेट्स हैं सभी एसेट्स को आपको डेबिट कर देना है। एंट्री नंबर फर्स्ट, जो आप परचेज करके ला रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी, तो यहां पर प्लांट एंड मशीनरी लगा दीजिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी के बाद स्टॉक। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फर्नीचर। जितने भी एसेट्स होते हैं उन्हें आप जब भी रिकॉर्ड करोगे डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। एसेट्स को, सारे एसेट्स को आप डेबिट कर दो, राइट? ओके सर। क्रेडिट में किसे करेंगे, टू क्रेडिटर। क्रेडिटर जो परचेज कर रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट में। और 2 वेंडर का नाम लिखो XYZ लिमिटेड, और यहां पर उसके सामने पीसी का अमाउंट आप लिख देना। सर पीसी का अमाउंट था क्वेश्चन में कितना, तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट बताइएगा सर। बता देते हैं आपको लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट, चेक करिए क्वेश्चन में। सर लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट था आपका 4, प्लांट एंड मशीनरी 3, फर्नीचर 1। तो ये सर था आपका 4 लाख का, ये आपका है 3 लाख का, ये है आपका कितने का सर, ये है आपका 2 लाख का। फर्नीचर आपके क्वेश्चन में कितने का है, 1 लाख का। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 1 लाख हमने लिखा। आगे चलते हैं। क्रेडिटर की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है सर, ये भी बता दो। चेक कर लेते हैं क्रेडिटर कितने का था। तो सर क्रेडिटर था 3 लाख का। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा क्रेडिटर, और क्रेडिटर कितने का है, 3 लाख का है। पीसी कितने की थी, 15 लाख की। यहाँ पर हमने लिख दिया 15 लाख। अगर क्वेश्चन में पीसी ना दी होती तो यहाँ पर 2 वेंडर करके जो डिफरेंस आता उसको हम लिख देते, वही हमारे लिए पीसी बन जाती, उसी पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते। ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पर आपको पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया होगा। दिया है तो आप यहाँ पर लिखोगे, अगर नहीं दिया है तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वही आपका पीसी बन जाएगा। एनी डाउट? नो डाउट सर। चलिए सर, टोटल दोनों का इक्वल होना चाहिए। एंट्री का रूल तो यही है, हम लोग क्लास 11 से यही पढ़ते आ रहे हैं। टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। तो 43729110 सर, इधर का तो 10 लाख आ रहा है डेबिट में, और इधर का 18 लाख आ रहा है। अच्छा सर, इसका मतलब कमी आ रही है। कहाँ पे कमी आ रही है सर? सर कमी आपकी पड़ रही है डेबिट साइड में। जब भी आपका डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा आपको लिखना पड़ेगा गुडविल अकाउंट डेबिट। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? 8 लाख का। जब परचेज कंसिडरेशन आपको दिया होगा तो कभी भी आपका डेबिट क्रेडिट के इक्वल नहीं होगा। रेयर केस में इक्वल हो जाए तो अलग बात है, बाकी 99% चांस ऐसे हैं कि जब भी क्वेश्चन में पीसी दिया हो, परचेज कंसिडरेशन दिया होता है, तो उस क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट कभी इक्वल नहीं होता है। तो अगर आपका क्रेडिट साइड डिफरेंस आता है
तो डिफरेंस को हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल रिजर्व के नाम से, कैपिटल रिजर्व के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। और अगर हमारा डिफरेंस डेबिट साइड में आ जाए, कमी जहां पे कमी पड़ेगी उधर ही हमें उसको बैलेंस करना है। सर इस वाले क्वेश्चन में क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है तो क्रेडिट में तो कुछ नहीं आएगा, आएगा जो डिफरेंस आएगा वो कहां पे आएगा, डेबिट में। तो डेबिट में क्या लिखेंगे, जो डिफरेंस आता है उसे हम लिखते हैं गुडविल अकाउंट के नाम पर, और हम टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट को टैली करा देते हैं। अगर सर ऊपर हमारा डेबिट वाला पार्ट 18 लाख आ रहा होता और ये दोनों मिलाकर 10 आ रहा होता तो हमारा 8 लाख का डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा होता, तो फिर हम उसको किस में लिखते, कैपिटल रिजर्व के नाम से रिकॉर्ड करते। अगर क्वेश्चन में परचेज कंसीडरेशन नहीं दिया होगा तब आपका ये डिफरेंस कैपिटल रिजर्व गुडविल की बात ही नहीं होगी, क्योंकि जब आपको परचेज कंसीडरेशन नहीं दिया होगा तब आपके डिफरेंस की बात ही नहीं आएगी। जो आप टोटल लगाओगे वही आप यहां पर लिख दोगे, डिफरेंस निकाल के यहां पे लिख दोगे। परचेज कंसीडरेशन जब क्वेश्चन में होगा डियर, तभी आपके क्वेश्चन में गुडविल या कैपिटल रिजर्व की बात होगी। गुडविल या कैपिटल रिजर्व की बात कब होगी सर क्वेश्चन में, जब आपके क्वेश्चन में परचेज कंसीडरेशन दिया होगा। आपको क्वेश्चन में क्या करना है, सभी एसेट्स को, जो क्वेश्चन की एसेट्स थी उन सभी एसेट्स को यहां पर डेबिट कर देना है, लायबिलिटी को आपको क्रेडिट कर देना है, साथ में पीसी यानी परचेज कंसीडरेशन से आपको वेंडर का नाम लिखकर उसको भी क्रेडिट कर देना है। फिर आपको टैली कराना है टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट का। अगर डेबिट में डिफरेंस आया तो गुडविल लिखा जाएगा, क्रेडिट में डिफरेंस आया तो कैपिटल रिजर्व लिखा जाएगा। सर क्लियर हो गया, लेकिन लॉजिक बताइए कि इसको डेबिट में क्यों लिख रहे हैं। इसका डियर लॉजिक ये है कि अगर किसी का बिजनेस हमने मार्केट में उसकी कीमत है 15 लाख की, परचेज कंसीडरेशन बता रहा है ना कि उसकी कीमत कितनी है 15 लाख, और क्रेडिटर लेने के बाद उसकी ये कीमत है, लेकिन हम 15 लाख के बिजनेस को मार्केट में परचेज कर रहे हैं। कितने में परचेज कर रहे हैं सर, पहले इसको हम कंप्लीट कर दें। फर्नीचर, हाँ फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और यहां पे हमारा क्या था, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कहते हैं कि सर जब क्वेश्चन में आपको ये बात पता है, क्या बात पता है कि आपका बिजनेस है कितने का, सर आपके क्वेश्चन में पता है कि आपका बिजनेस है 15 लाख का, तो 15 लाख के बिजनेस के लिए आप जो है 18 लाख का पेमेंट क्यों करेंगे। यानी आपने कितने का एसेट्स खरीदा आपने 10 लाख रुपए का, आपको भी लायबिलिटी भी चुकानी है 3 लाख रुपया, तो 10 - 3 कर दो, इसका मतलब आपको 7 लाख रुपए एसेट्स से पैसा मिलेगा, क्योंकि 10 लाख रुपए की एसेट्स मिलेगी और 3 लाख रुपए की लायबिलिटी भी आपको मिली है। जिसका बिजनेस आप खरीद रहे हो तो लायबिलिटी का पैसा तो चुकाना होता है। तो 10 लाख रुपए इन एसेट्स को बेचोगे तो मान लो इनसे आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो 3 लाख रुपए की लायबिलिटी का भी तो पेमेंट करोगे। इसका मतलब टोटल आपको 7 लाख रुपया ही नेट अमाउंट मिला। जो बिजनेस आप खरीद रहे हैं वहां से आपको नेट एसेट्स 7 लाख की मिली, लेकिन उसके बदले में आपको पेमेंट कितना करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है सर उसके बदले में पेमेंट जो किया जा रहा है वो कितने का पेमेंट करना पड़ रहा है, 15 लाख। बताइए 7 लाख रुपए की हमें एसेट्स मिल रही है एक बिजनेस की, यानी एक पूरा बिजनेस, हमें 7 लाख का बिजनेस हम मार्केट में 15 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं सर, 7 लाख का बिजनेस 15 लाख में हम तभी खरीदेंगे जब हमें उस बिजनेस की गुडविल मार्केट में अच्छी होगी। इसका मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है ना डियर, ये डिफरेंस किस बात का है, गुडविल का डिफरेंस है। इसका मतलब उसकी गुडविल अच्छी रही होगी, बिजनेस के साथ साथ बिजनेस में गुडविल का रेट नहीं लगा होगा। ये 8 लाख रुपए का पेमेंट हम जो एक्सेस कर रहे हैं, इसका मतलब है, इसका लॉजिक है कि इसका ये पेमेंट हम गुडविल के लिए कर रहे हैं। जिसका बिजनेस परचेज कर रहे हैं उसकी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है, तो उसके गुडविल का पेमेंट हम करें। ये गुडविल का पेमेंट आपका क्या कहलाया, 8 लाख। सर अपोजिट होता कि 15 लाख का बिजनेस है और आपको 10 लाख ही केवल देना पड़ रहा है, तो 5 लाख रुपए की बचत हो गई आपकी। जो 5 लाख रुपए की बचत हुई, कैपिटल नेचर की सेविंग हुई, तो उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। चलिए आगे चलते हैं। ये पहली एंट्री होगी एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, वेंडर का नाम, साथ में पीसी की वैल्यू। कंपेयर करेंगे, डेबिट में डिफरेंस आया तो गुडविल और क्रेडिट में बैलेंस आया तो कैपिटल रिजर्व। अब बात करते हैं एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 क्या करेंगे सर, पेमेंट वाली एंट्री करनी है। जब पेमेंट वाली आप एंट्री करोगे तो क्या एंट्री बनेगी, XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे,
टू कैश या टू बैंक। सर यहाँ कैश कह रहा है तो कैश दिखा दीजिए, चेक से पेमेंट कहता है तो हम बैंक दिखा देते हैं। टू कैश और टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल देना है, और इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ आपको शेयर को एसपीआर पे देना है, प्रीमियम पे देना है। तो टू क्या करेंगे हम, एसपीआर कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कर देंगे। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कर देंगे हम। अभी ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हम कर देंगे। चलें आगे। हाँ सर चलिए, यहाँ पर अमाउंट कितना लिखेंगे आप, XYZ लिमिटेड का कितना अमाउंट लिखा जाएगा, 15 लाख। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 10 लिखें, 8 लिखें, 15 लिखें, क्या जो आपकी एंट्री में पीसी थी, एंट्री नंबर 2 पीसी पे होती है, तो यहाँ पर चेक करो XYZ लिमिटेड के सामने कितना लिखा है, 15 लाख। एंट्री नंबर 2 में जब आप पहुंचोगे, गुडविल निकाल के, कैपिटल जब निकाल के, जो भी आया वहीं छोड़ दो, क्वेश्चन में पीसी से आप अपनी कहानी आगे लेकर चलो। तो XYZ लिमिटेड को 15 लाख देना है। कैश में कितना दे दिया सर, क्वेश्चन कह रहा है कि कैश में हम लोगों ने पेमेंट कर दिया 4 लाख का। कितना पेमेंट कर दिया कैश में, 4 लाख का सर कैश में पेमेंट कर दिया। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो मिलेगा आपके क्वेश्चन में। ओके सर, 15 लाख में 4 लाख का पेमेंट कर दिया तो बचा कितना, 11 लाख। 11 लाख के लिए इक्विटी शेयर इशू करना है 10 वाला, और एट द रेट 10% प्रीमियम पे। तो आपको सर यहाँ नंबर ऑफ शेयर चाहिए, क्योंकि प्रीमियम की बात आ गई तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया है तो नंबर ऑफ शेयर निकालने का सबसे आसान तरीका है, क्या तरीका है सर, बैलेंस पेमेंट, जितना पेमेंट आपका बचा है अपॉन क्या कर देंगे सर, इशूड प्राइस, इशूड प्राइस कर देंगे। अच्छा जी सर, बैलेंस पेमेंट है कितना सर, बैलेंस पेमेंट 15 था, 4 का पेमेंट कर दिया 11 लाख। इशूड प्राइस कितना है, इशूड प्राइस सर क्वेश्चन में है 10 का 10% प्रीमियम या 1 प्रीमियम, तो 11 हो जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने निकल कर आएंगे, 1 लाख शेयर आपके क्या हो जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके नंबर ऑफ शेयर। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। तो चलिए 1 लाख जब शेयर आपके निकल आए तो वैल्यू लिख लेते हैं। कैसे कैसे लिखेंगे सर वैल्यू, यहाँ पे लिख देंगे कितना, 1 लाख शेयर इनटू कितना रेट है सर, 10 कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 लाख। यहां पर वैल्यू क्या होगी सर, 1 लाख इंटू 1 कर देंगे, प्रीमियम का रेट 1 था तो वैल्यू 1 लाख हो जाएगी। टोटल करेंगे तो आपका आंसर टैली हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 10 4 14 115, 15 लाख डेबिट, 15 लाख क्रेडिट, आंसर आपका टैली हो जाएगा। कहीं आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं बनेगी। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है सर कि जब भी आपके क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन दिया हो, अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, एसेट्स और लायबिलिटी दी होंगी, परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया होगा तो एसेट से डेबिट कर लेना, लायबिलिटी क्रेडिट कर लेना, टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट करना, जो भी बैलेंस आए वो पीसी निकल कर आएगा, वही बैलेंस आपके क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, पीसी बन जाएगा। डायरेक्टली उठाकर वैल्यू यहाँ लिख देना, और उसी वैल्यू पर आप एंट्री नंबर 2 देख रहे हैं, जो पीसी होता है उसी पर एंट्री नंबर 2 आपको पास करना होता है। पेमेंट के बारे में क्वेश्चन कहेगा तो पेमेंट करेंगे, पेमेंट के बारे में क्वेश्चन नहीं कहेगा तो पेमेंट की हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? नो सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, चलें आगे जी। दूसरी बात हमने क्या बताई आपको, अगर आपके क्वेश्चन में पीसी मेंशन है, क्वेश्चन में अगर आपको पीसी दिया हुआ है और पीसी के दिए होने पर आपको क्या करना है कि एसेट्स को डेबिट करना है, क्रेडिटर जो लायबिलिटीज है उनको क्रेडिट करना है, साथ में पीसी को भी आपको क्रेडिट कर देना है वेंडर के नाम के साथ। टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ क्रेडिट को कंपेयर करो। डेबिट में अगर डिफरेंस आया तो आप क्या दिखाओगे, गुडविल। क्रेडिट में अगर आपका डिफरेंस आया तो आप क्या दिखाओगे सर, क्रेडिट में दिखाएंगे कैपिटल लेजर, डेबिट में क्या दिखाएंगे हम, गुडविल। तो क्रेडिट का डिफरेंस गुडविल के, क्रेडिट का डिफरेंस कैपिटल लेजर बनेगा, डेबिट का डिफरेंस गुडविल बनेगा। रीजन भी हमने आपको बता दिया कि अगर हम कम एसेट्स वाले बिजनेस को अगर हम ज़्यादा पैसे देके खरीद रहे हैं तो इसका मतलब उस बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी है, और किसी बिजनेस की कीमत बहुत ज़्यादा है
मेरी कंपनी को कम पैसे में मिला तो मेरी कंपनी के लिए बचत हो गया, प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ, उसे कंपनी कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देती है। जो गुडविल जो कैपिटल रिजर्व आता है यहाँ पे निकाल के क्वेश्चन में छोड़ देते हैं, फिर उसे हम क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। एंट्री नंबर 2 पीसी पर होगा, परचेज कंसिडरेशन पे भी एंट्री नंबर 2 किया जाएगा। इसका पूरा आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, पक्का। चलें आगे। हाँ जी सर, चलिए अब वापस आते हैं आपके टॉपिक में जहां पर ये टॉपिक आपको दिया गया है। तो लिखा है व्हेन शेयर आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर द परचेजिंग ऑफ एसेट्स। कहते हैं एसेट्स परचेज करने के लिए जब शेयर मार्केट में इशू किया जाता है तो इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट और दूसरी एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपको इशूड प्राइस में बता रहे हैं कि अमाउंट पेबल अपॉन फेस वैल्यू पर शेयर। यहाँ पर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम आपको डिवाइड कर देना, जो बात हम आपसे बता रहे थे वही कहानी यहाँ पर मिला। यहाँ टू शेयर कैपिटल, यहाँ टू शेयर कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम। आप नोट्स में भी पढ़ेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। फिर कहते हैं कि व्हेन शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर एक्वायरिंग बिजनेस। जब हम बिजनेस के लिए एसेट्स खरीदेंगे तो सर हम क्या करेंगे, एसेट्स को डेबिट करिए, लायबिलिटीज को क्रेडिट करिए। दो केसेज है उसमें, या तो आपको पीसी क्वेश्चन में दिया होगा या तो आपको परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया होगा। परचेज कंसिडरेशन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, आप बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व गुडविल की कोई बात क्वेश्चन में नहीं आएगी। बैलेंसिंग फिगर आपका परचेज कंसिडरेशन बन जाएगा और अभी अभी आपने मेरे साथ वो क्वेश्चन देखा। बट अगर आपके क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, बिजनेस को परचेज करने की जो प्राइस होती है डियर, वही पीसी कहलाती है कि आप बिजनेस कितने रुपए में खरीद रहे हैं। एसेट्स लायबिलिटी तो दी होगी, साथ में आपको बिजनेस कितने में खरीदा जा रहा है ये भी क्वेश्चन आपको बताएगा। और अगर आपको पीसी पता है तो वहां पर आपको बैलेंस बैठाना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन में पीसी आपको दिया होगा, एंट्री नंबर फर्स्ट में टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ क्रेडिट कभी आपका इक्वल नहीं होगा। अभी आपने एंट्री में देखा भी कि यहां पर टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ क्रेडिट आपका इक्वल नहीं हो रहा था। क्रेडिट का टोटल 18 लाख और डेबिट का टोटल आपका 10 आ रहा था। डेबिट में 8 लाख का डिफरेंस आ रहा था, उस 8 लाख को हमने गुडविल के नाम पर रिकॉर्ड किया। ऐसे ही जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में आपको यह मिलेगा कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होंगे और पीसी क्वेश्चन में दिया होगा तो टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट कभी नहीं होगा। या तो क्रेडिट में बैलेंस आएगा या तो डेबिट में बैलेंस आएगा। जो भी बैलेंस आएगा, डेबिट का बैलेंस डिफरेंस रिकॉर्ड किया जाएगा गुडविल के नाम पर, क्रेडिट का बैलेंस रिकॉर्ड किया जाएगा कैपिटल रिजर्व के नाम पर। पक्का। चलें आगे। हाँ जी सर, चलिए आगे कहानी सुन लेते हैं। नेट एसेट्स की क्या कहानी है वो सारी बातें हम आपको बता चुके हैं, ऐसी कोई भी बात इसमें अब नहीं बची है जो मैं आपको अलग से बताऊं। चलते हैं बुक में, देख लेते हैं अगला टॉपिक इसमें क्या है। सर प्रो डेटा वो हम पढ़ चुके हैं। चलिए एक बार सरसरी निगाह से हम पूरे नोट्स को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या ऐसा पॉइंट है जो हम छोड़ चुके हैं, आपको नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं इसमें जो मैं आपको अब तक अप टू प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से चल रहा था। अब वो सारे कौन कौन से टॉपिक हैं जो अभी तक हमने आपसे डिस्कस नहीं किए हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा पर चर्चा भी होती चले, क्योंकि अब हम लोग सिलेबस चैप्टर ख़त्म करने के मूड में हैं। चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म भी है तो सो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सर पहला था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट कंपनी, मीनिंग ऑफ कंपनी पढ़ा हमने सर। मीनिंग ऑफ कंपनी के बारे में सब कुछ हम लोगों ने डिटेल में देखा और हम आपसे कहते हैं कि अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो हमारा यूट्यूब का चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर जगह आप हमें फॉलो करें, साथ में वहाँ पर आपको क्लासेज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ में अगर अभी तक आपने कॉमर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से कॉमर्स एकेडमी का ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लें, जहाँ पर आपको फ्री क्लासेज, फ्री स्टडी मैट, फ्री वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आगे की बात करते हैं। फिर पढ़ा हम लोगों ने साइलेंट फीचर ऑफ कंपनी, कि कंपनी का फीचर क्या होता है। तो कंपनी का फीचर क्या होता है कि सर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्रिएटेड बाय लॉ होती है, कंपनी की एक कॉमन सील होती है, साथ में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, नॉट अ सिटीजन होती है। ये सारी बात हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स में ट्रांसफिलिटी ऑफ शेयर, कंपनी का शेयर ट्रांसफर किया जा सकता है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, इसके बुक्स मेंटेन करने पड़ते हैं, पीरियोडिक ऑडिट कंपनी को कराना पड़ता है, राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन किसके हैंड में है। ये सारी बात हम बता चुके हैं बेसिक में। जिन लोगों ने बेसिक की क्लास नहीं की आप लोग प्लीज़ बेसिक की क्लास जरूर देखिए, साथ में स्टडी मैट ये आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी ये पार्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके सर। फिर आपका है गवर्नमेंट कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी में कि सर कौन कौन सी कंपनीज होती हैं, कंपनी के टाइप्स क्या क्या होते हैं।
ये पार्ट देखिए, अभी इसमें कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच है जो मुझे कराना है, मुझे पता है, तो थोड़ी देर के लिए आप इंतजार करिए, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक हम आपको बताएंगे, इसी से कनेक्टेड है जो टॉपिक अभी तक आपको नहीं कराया है। तो कंपनी में आपसे कहा गया टाइप्स ऑफ कंपनी में सारी कंपनी आपकी होती है गवर्नमेंट कंपनी, जिस कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का ओनरशिप 51% से ज़्यादा, 51% या 51% से ज़्यादा हो जाता है सर, उसी को हम लोग गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। एनी डाउट? नो डाउट सर। ठीक है सर, आगे चलते हैं। फॉरेन कंपनी क्या है सर? फॉरेन कंपनी मींस कंपनी और बॉडी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर कंपनी स्टैब्लिश है उसी को हम लोग फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी कहते हैं। प्राइवेट कंपनी क्या है? तो प्राइवेट कंपनी के बारे में हमने आपको बताया जिसमें मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम आपके 200 मेंबर होते हैं, उसी को हम लोग प्राइवेट कंपनी कहते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर की बात यहाँ पे आपसे की गई है, इसके बारे में बताया गया है। साथ में कैपिटल की बात आपको बताई गई होगी। ये कभी मार्केट में प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, कभी प्राइवेट कंपनी शेयर मार्केट में इशू नहीं कर सकती। एमसीक्यू में थ्योरेटिकल पार्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो प्लीज आप ये बेसिक पार्ट अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है सर। फिर बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। कहते हैं सर जो पब्लिक कंपनी है ना वो प्राइवेट कंपनी की जस्ट अपोजिट है। मिनिमम इसमें 2% होते हैं, मैक्सिमम इसमें अनलिमिटेड होते हैं, और साथ में ये अपने शेयर को मार्केट में इशू कर सकती है, ये साथ में अपने प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है, और इसी कंपनी की सारी डिटेलिंग अब तक हम लोग साथ में सर आपके पढ़ रहे थे। ओके, 1% कंपनी ये क्या होती है? 1% कंपनी, ओपीसी जिसे बोलते हैं। आज की डेट में ओपीसी बहुत प्रचलन में है कि एक पर्सन अकेला कंपनी को चलाए। सेक्शन 2 क्लास 62 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन 1% कंपनी एज अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। जिस कंपनी का केवल 1% मेंबर होता है उसी को हम ओपीसी 1% कंपनी कहते हैं। नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो जरूर इसके बारे में पढ़िएगा, गूगल भी कीजिएगा, थोड़ा जानिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको भी अपनी खुद की कंपनी बनानी है, तो जितना नॉलेज आप रखेंगे आपके लिए उतना फायदा है। स्मॉल कंपनी क्या है? 2 क्लास 85 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। कहते हैं सर जो पब्लिक कंपनी के अलावा कंपनी होती है उसी को हम लोग स्मॉल कंपनी कहते हैं। लिस्टेड कंपनी क्या है? कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में जिनका लिस्टियन हो चुका है सर वो लिस्टेड कंपनी है, जिनका लिस्टियन स्टॉक एक्सचेंज में नहीं हुआ है वो अनलिस्टेड कंपनी आपकी कहलाती है। अनलिमिटेड कंपनी क्या है? ये सारी बातें आप पढ़ेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट के इंट्रोडक्शन की। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। होल्डिंग कंपनी क्या होता है? सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? थोड़ी बहुत बात बता देते हैं आपको होल्डिंग और सब्सिडरी की। जब कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को होल्ड कर लेती है, उसके 51% शेयर होल्ड कर लेती है, तो जो कंपनी होल्ड करती है वो बन जाती है वो बन जाती है होल्डिंग कंपनी, और जिसका शेयर वो होल्ड करती है वो बन जाती है सब्सिडरी कंपनी। एग्जाम्पल, मेरी कंपनी का नाम है फेसबुक और आपकी कंपनी का नाम है व्हाट्सएप। फेसबुक ने व्हाट्सएप का 51% शेयर खरीद लिया, एक्वायर कर लिया, तो फेसबुक कहलाई होल्डिंग और व्हाट्सएप कहलाई सब्सिडरी कंपनी। जिसका शेयर एक्वायर करेगी उसको हम बोलेंगे सब्सिडरी, जो शेयर एक्वायर कर रहा होगा वो कहलाएगी आपके लिए वो कहलाएगी आपके लिए होल्डिंग कंपनी। तो ये होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की कहानी है, रिवीजन आप कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड अकाउंट। सर क्यों हम लोग बुक मेंटेन कर रहे हैं, क्यों हम लोग जनरल एंट्री कर रहे हैं, क्यों हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि एज पर सेक्शन 128 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एवरी कंपनी शैल बी प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस बुक ऑफ अकाउंट and other relevant books and papers and financial statement for every financial year which give a true and fair view of state the affair of the company। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो पब्लिक के लिए काम करती है, पब्लिक का पैसा लगता है, तो कंपनी एक्ट 2013 कहती है कि सर आपको बुक तो मेंटेन करना पड़ेगा, आप अपनी मनमानी नहीं चला सकते कि आपका मन है कि बुक मेंटेन किया, आपका मन नहीं है, आपने बुक मेंटेन नहीं किया, बुक्स आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। और बुक्स को मेंटेन करने के लिए ही आप लोग मेरे साथ क्या पढ़ रहे हैं, शेयर की डिटेलिंग पढ़ने की, जनरल एंट्री कैसे होगी, हम लेजर कैसे बनाएंगे, अकाउंटिंग कैसे करेंगे, वो बुक्स मेंटेन का ही पार्ट है जो आप मेरे साथ सीख रहे थे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहते हैं हर साल कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाई जाती है जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस हमें बताती है। शेड्यूल 3 के बेस पर हम कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ेंगे। आपके यहाँ सिलेबस में भी है, जब हम बुक 3 आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि कंपनी की बैलेंस शीट में हेड क्या होता है, सब हेड क्या होता है, कैपिटल में क्या क्या आएगा, लायबिलिटी में क्या चीज आएगी, किस हेड में किसको हम रखेंगे। वहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हेड सब हेड क्या है,
वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप चाहें तो जब फ्री रहें कभी आप रिवीजन करें तो हेड सब हेड आप चाहे लर्न कर डालें, क्योंकि मैं आपको लर्न नहीं कराऊंगा, मैं आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से उसका व्यू प्रेजेंट करूंगा। हाँ, जब मैं पढ़ाऊंगा अगर आप मेरा लेक्चर देखोगे तो चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा, उसकी एक एक चीज़ की मीनिंग मैं डिस्क्लोज करूंगा कि इसका क्या मतलब है, इसको यहाँ पर क्यों रखा गया है। आप जब रट्टाफिकेशन लगाओगे, लर्न करोगे, तो आप केवल उसको लर्न करोगे, आप उसके मीनिंग को नहीं समझोगे, इसलिए भूलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। स्टोरी कनेक्टेड रहेगी तो डियर आप नहीं भूलेंगे। ओके सर, आप कहते हैं तो आपकी ही बात मान लेते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सर पढ़ चुके हैं इसकी कहानी की, जब शेयर मोर देन फेस वैल्यू पर इशू होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी जिसे हम एट प्रीमियम यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं। एंट्री कहाँ होती है, क्वेश्चन साइलेंट होगा तो अलॉटमेंट पे, क्योंकि ये कंपनी का प्रॉफिट है तो क्रेडिट करेंगे, और एंट्री अलॉटमेंट पे करेंगे जब तक क्वेश्चन इसको एंट्री के बारे में ना बताए, हम इसकी एंट्री अलॉटमेंट पर ही करेंगे। ओके सर, सबसे बड़ा पॉइंट इसमें क्या है सर, सबसे बड़ा पॉइंट आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ एसपीआर। ये जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, हर जगह आपको मिल जाएगा कि एसपीआर का यूटिलाइजेशन कंपनी कहां कहां कर सकती है। तो कंपनी इसका इशू कर सकती है, जो एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा जो कंपनी को मिलता है इसका यूज वो बोनस शेयर में कर सकती है, फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज को राइट ऑफ करने में कर सकती है, डिस्काउंट ऑन सिक्योरिटी शेयर एंड डिवेंचर, साथ में एक्सपेंसेज रिलेटेड टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेज को राइट ऑफ करने में कर सकती है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर, इनके रिडेम्पशन पे भी वो जो प्रीमियम पे किया जाता है, जो लॉस होता है, उसको राइट ऑफ करने के लिए कंपनी यूज कर सकती है किसका, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 50 क्लास 2 का सेक्शन ये कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूटिलाइजेशन कंपनी कहां कहां करती है। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन डन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे कि सर बोनस शेयर में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज के लिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर में, साथ में रिडेम्पशन में, हर जगह पर हम यहाँ इसको राइट ऑफ करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। बाई ऑफ इट्स ओन शेयर, अपने खुद के शेयर को खरीदने के लिए भी कंपनी किसका यूज कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कर सकती है। सर ये रिजर्व बना कैसे था, ये रिजर्व बना था जब कंपनी अपनी शेयर की वैल्यू को फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर इशू करती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं। अच्छा सर, बाई बैक ऑफ शेयर क्या होता है सर, एक टॉपिक आपके यहां सिलेबस में मिलेगा, बाई बैक ऑफ शेयर। जब कंपनी अपने ही शेयर को दोबारा वापस खरीद लेती है तो उसी को बाई बैक ऑफ शेयर कहा जाता है। आपके सिलेबस में नहीं है, बीकॉम में, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स में आपको फर्स्ट सेम में नहीं, सेकंड सेम में आपको पढ़ने को मिलेगा, या सीए सीपीटी सीएम में आपको वहां पर इंटरमीडिएट में पढ़ने को मिलेगा। तो ये पार्ट वहां का है कि बाई बैक ऑफ शेयर क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले पार्ट पे, कॉल्स इन एडवांस की बात कर लेते हैं। कॉल्स इन एडवांस की बात कर लेते हैं, कॉल्स इन एरियर्स की बात कर लेते हैं कि कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। इसके बारे में वैसे पहले भी हम आपको बता चुके हैं और कंटिन्यू इस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस क्या है। कॉल्स इन एरियर्स के बारे में हमने आपको बताया कि जब शेयर होल्डर आपको पेमेंट नहीं करता है तो उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स, और जब शेयर होल्डर आपको पेमेंट मांगे बिना पेमेंट कर देता है, एडवांस में पेमेंट कर देता है, तो उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। 2 पॉइंट हो गए, एक है कॉल्स इन एरियर्स, दूसरा है क्या आपका कॉल्स इन एडवांस का। ओके सर, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक तो आपके यहाँ नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। क्या है वो बातें, वो हम आपको बता देते हैं। हाँ जी, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके यहाँ शेयर का जो आपका कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस है, उसमें डियर आपके रेट जो है इंटरेस्ट का, वो आपके सिलेबस में नहीं है। इंटरेस्ट वाला पार्ट आपका नहीं है, सीबीएसई में तो नहीं है, आईएससी में है। तो वो रेट आप केवल रेट याद रखेंगे, एमसीक्यू में आपसे रेट पूछ लिया जाएगा, वो रेट मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, यहाँ पर आपको रेट मिल जाएंगे कि कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के रेट आपके क्या होते हैं। कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस, यहाँ पर आपने मेरे साथ पढ़ा भी था। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस में या तो हम
कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करेंगे या तो हम अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, ये एज पर द क्वेश्चन होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन में CIA अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं कह रहा है तो आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। अब तक के लेक्चर आप देख चुके होंगे तो आज की बात आपको समझ में आएगी, नहीं देखा होगा तो सब आपको जंप करेगा, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर देखते रहें, तभी आपको बात समझ में आएगी। ओके सर। लिखा है इंटरेस्ट ऑन, हाँ यही बात तो हम आपको बताने वाले थे, इसी का तो हमें इंतजार था। क्या सर? क्वेश्चन में लिखा है कॉल्स इन एडवांस के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, कंपनी डिसाइड इट्स ओन रेट बट इट शुड नॉट बी एक्सीड 10% पर एनम। कहते हैं कंपनी जो मर्जी कहे वो रेट आपको डिसाइड कर सकती है। किसी लेक्चर में मैंने बताया था कि कॉल्स इन एरियर्स कॉल्स इन एडवांस का रेट सेम होता है 12%। गलत है, ये अपडेटेड है, ये करेक्ट है। इसको आप अभी करेक्ट कर लीजिए कि कॉल्स इन एरियर्स का जो अपडेटेड रेट है वो 10% पर एनम, ये आपका मैक्सिमम रेट होगा। इसे कम नहीं हो सकता, सॉरी इसे ज़्यादा नहीं हो सकता। बाकी कंपनी इससे कम जो भी रेट अपना रखना चाहे 5%, 6%, 4%, 3%, 2% वो कंपनी रख सकती है। कॉल्स इन एडवांस में कहते हैं कॉल्स इन एडवांस का रेट 12% से ज़्यादा कंपनी नहीं रख सकती है। मैक्सिमम रेट आपका 12% होगा कंपनी का। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस आर नॉट इन सिलेबस, जस्ट रिमेंबर द रेट। कॉल्स इन एरियर्स का 10% का रेट, कॉल्स इन एडवांस का 12% का रेट आपको याद रखना है। बाकी इनका कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इन्हें नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ISC वाले बच्चे देख लेंगे कि अगर उनके यहाँ पर है तो बहुत सिंपल एंट्री है, बहुत आसान सी एंट्री है। कॉल्स इन एरियर्स कॉल्स इन एडवांस का कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, कुछ टफ नहीं है, सब पढ़ चुके हो, सब कुछ आपको पता है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है कि आपको इंटरेस्ट की एंट्री ना आए। चलिए एक पॉइंट और आपको कराते हैं। आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज के बारे में क्वेश्चन में खूब मिलेगा कि सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज आपको क्वेश्चन में दिया है, बताइए इसका क्या करेंगे, इसकी क्या एंट्री करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज होते क्या है? कंपनी को स्टार्ट करते समय के जो प्रारंभिक खर्चे होते हैं उन्हीं को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज कहा जाता है। कंपनी को स्टार्ट करते समय सर जो खर्चे होते हैं उन्हीं को हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज कहते हैं। ये कंपनी का एक एडवर्टीजमेंट, ये डिफर्ड रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है। कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज आर टू बी रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड, दे शुड बी रिटन ऑफ फर्स्ट फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एंड इफ द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज नॉट देयर और इट फॉल्स शॉर्ट देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज आर रिटन ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहते हैं सर अगर आपके क्वेश्चन में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज दिया गया है तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज को राइट ऑफ कहां से करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। यानी अगर आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज की एंट्री करनी हो तो आप क्या करोगे? आप अपने SPR को डेबिट करोगे। SPR यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो एक रिजर्व होता है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट करके उसके अकाउंट से पैसा निकालोगे और राइट ऑफ कर दोगे। किसको? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज को। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, आप इसको राइट ऑफ कर देना। 10,000 दिया है तो 10,000 10,000, ये आपको बुक के क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 में ही मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप जब इसको लास्ट में पूरा वीडियो आप देख लेंगे, फिर आप जब बुक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज बिजनेस का एक खर्चा है जिसे बिजनेस को राइट ऑफ करना है। पहली प्रायोरिटी देनी है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से इसको राइट ऑफ करें। लेकिन अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो वहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी हेल्प ले सकते हैं, यानी PL अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। एनी डाउट? नो डाउट सर। चलिए, तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज की भी कहानी हो गई, इंटरेस्ट के रेट की भी कहानी हो गई जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि इंटरेस्ट का रेट क्या है। कॉल्स इन एरियर्स कॉल्स इन एडवांस हमने आपको बता ही दिया। फॉरफीचर ऑफ शेयर की सारी कहानी आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं, इसमें हम आपको कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं है डियर जो मैं आपको बता दूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे प्रॉपर हमने किए हैं, कम से कम 5 से 6 आपको लेक्चर हमने इस पे बनाए हैं। तो आप ओवर सब्सक्रिप्शन का पार्ट जो है डिस्कस कर चुके हैं, उसका वीडियो आप देखेंगे, सब कुछ आपको कवर हो जाएगा। क्या होता है, डिटेल है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अभी चर्चा नहीं कर सकते हैं। री इशू भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, री इशू करने के बाद चैप्टर आपका क्लोज है। तो शेयर का कंप्लीट चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। केवल बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन बचा है, वो लाइव क्लास में या एक वीडियो प्रोवाइड करके आपको हम बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन भी करा देंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।